बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो में एक ही वीडियो में मैंने 3 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए थे, LHV पार्ट 1, पार्ट 2 एंड CMW पार्ट 1। तो इस वीडियो में भी सबसे पहले मैं LHV पार्ट 1 वाले स्टूडेंट्स को लेक्चर दूंगी, देन सेकेंड ईयर वालों को, एंड देन CMW पार्ट 1। जो स्टूडेंट जिस कैटेगरी का वो लेक्चर वो वाला ले लें, ठीक हो गया। आज इंशाल्लाह मैं करवा रही हूँ जी चैप्टर नंबर 5 LHV पार्ट 1 के स्टूडेंट को चैप्टर नंबर 5 करवाने वाली हूँ, नॉर्मल लेबर एंड इट्स मैनेजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 4-5 इसमें क्वेश्चन है जो जिसके ऊपर ये चैप्टर बेस कर रहा है। नॉर्मल लेबर, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें लेबर के क्वेश्चन है और इसकी मैनेजमेंट के क्वेश्चन है, ठीक है। 4 सवाल इसमें इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लें। सबसे पहला सवाल है जी, नॉर्मल लेबर की डिफाइन होगी, ठीक है। नॉर्मल लेबर के ऊपर कंप्लीट नोट। ट्रू एंड फास्ट लेबर पेन, आपको शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का या 10 नंबर का आ सकता है। स्टेजेस ऑफ लेबर, ठीक है, और मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर एंड मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज, ठीक है। आपको किसी भी एक स्टेज के ऊपर कंप्लीट नोट आ सकता है। सो किसी भी सवाल को आपने स्किप नहीं करना, अच्छे से समझना है। और आपको साथ साथ जो है ना ये 5 ईयर अपडेट्स अप टू डेट जो है ना 5 ईयर के, इसमें से कुछ क्वेश्चंस मार्क करवाऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और चांसेस है कि इस दफ़ा वो क्वेश्चंस रिपीट हों। पता चल गया आपको। ये 4-5 सवाल हैं जो कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो चैप्टर के स्टार्ट में जो है ना डिफाइंस दी हुई हैं। ये बुक मेरे पास पड़ी हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो हमारी बुक है ना, इसके स्टार्ट में, ये तो वैसे नोट्स बने हुए हैं ना जहाँ से मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ। बुक के स्टार्ट में 2-3 डिफाइंस हैं। सबसे पहले तो नॉर्मल लेबर की डिफाइन, पार्ट्यूरेशन की डिफाइन, डिस्टोशिया की डिफाइन। ये 3 डिफाइन जो है ना आपने मस्ट जो है ना याद कर लेनी है। हो सकता है कि ये कोई खाली जगह या कोई जो है वो आपको MCQs या 2 नंबर की डिफाइन वैसे पूछी जाए, ठीक है। तो नॉर्मल लेबर की सिंपल डिफाइन, नॉर्मल लेबर डिफाइंस एज रेगुलर एंड पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन दैट कॉजेज प्रोग्रेसिव डायलेटेशन एंड एफेसमेंट ऑफ सर्विक्स, ठीक है। सिंपल सी डिफाइन है। थोड़ा सा इसको जो है ना डायग्राम को ड्रा कर लें इस तरह करके, ठीक है। ये यूट्रस है। जब यूट्रस पे कॉन्ट्रैक्शन लगेंगी है ना, ठीक है, अंदर की तरफ यूट्रस पे कॉन्ट्रैक्शन, ये एरो बने हुए हैं, अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्शन लगी, देन सर्विक्स जो है ना ऑटोमेटिकली ओस ओपन होगी, ठीक है। सर्विक्स, ये एरो देख लें, बाहर की तरफ है, सर्विक्स ओपन होगी जब यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जाहिर सी बात है ऊपर किसी भी चीज़ को हम अगर पुश करेंगे तो नीचे अगर कोई डोर होगा, सर्विक्स एक डोर है, तो वो क्या होगा, खिंचाव से ओपन होगा। समझ आ रही है। तो नॉर्मल लेबर की सिंपल सी डिफाइन है कि ये इसमें रेगुलर और पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होती हैं जिसकी वजह से जो है ना अफेसमेंट हो जाती है जी सर्वाइकल केनाल की, डायलेटेशन एंड अफेसमेंट ऑफ सर्वाइकल केनाल, ठीक है। अच्छा जी, पार्ट्यूरेंट और पार्ट्यूरेशन की डिफाइन हम कर लेते हैं। द पेशेंट इन लेबर इज कॉल्ड पार्ट्यूरेंट। पार्ट्यूरेंट कहते हैं जो पेशेंट लेबर में है ना उसको हम पार्ट्यूरेंट कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ इज कॉल्ड पार्ट्यूरेशन। समझ आ गई क्या। पार्ट्यूरेंट और पार्ट्यूरेशन 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जो पेशेंट लेबर में है उसको पार्ट्यूरेंट बोलेंगे और जो गिविंग बर्थ, जो पेशेंट बच्चे को बर्थ दे रहा है, द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ, उस अमल को हम पार्ट्यूरेशन कहते हैं, ठीक हो गया। फिर आ जाती है डिस्टोशिया की डिफाइन। द एबनॉर्मल, स्लो और डिफ़िकल्ट बर्थ, चाइल्ड बर्थ यूजुअली बिकॉज ऑफ डिसऑर्डर और इनएफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द यूट्रस। अच्छा, एक्चुअली डिस्टोशिया कहते हैं डिफ़िकल्ट लेबर को। लेबर में अगर कोई भी किसी भी किस्म की मुश्किलात आती हैं, कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं, तो उसको हम डिस्टोशिया बोलते हैं। एबनॉर्मल, स्लो और डिफ़िकल्ट चाइल्ड बर्थ, ठीक है, यूजुअली बिकॉज ऑफ डिसऑर्डर और इनएफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन। इसमें जो यूट्रस की जो कॉन्ट्रैक्शन है ना वो इनएफेक्टिव होगी, वो सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही होगी, ठीक है। इसकी वजूहात क्या है, इसकी 2 वजूहात हैं। ट्विंस पर प्रेगनेंसी की वजह से ऐसा हो सकता है, या फिर ड्यू डेट के बाद अगर बच्चे की बर्थ हो रही है ना तो उस वजह से भी डिस्ट्रोशिया हो जाता है, ठीक है। जाहिर सी बात है साइज जो है बेबी का इंक्रीज हो जाता है। अच्छा जी, अब लॉन्ग हम क्वेश्चन 4 कर लेते हैं। कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, इसमें 3 कॉजेज हैं।
यूट्राइन डिस्टेंशन, सर्वाइकल राइपनिंग एंड फीटल प्रेशर। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये नोट्स में मैंने मेंशन किया हुआ है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो आपको आज की इस वीडियो में करवा दिए जाएंगे। अच्छा, नेचर ऑफ लेबर पेन्स में फॉल्स लेबर पेन एंड ट्रू लेबर पेन्स का आपको पता होना चाहिए। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है या नहीं आता, आपके क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉल्स लेबर पेन की क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन और ट्रू लेबर पेन की क्या क्या निशानी है। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले तो हम जो है ना कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे फॉल्स लेबर पेन की और ट्रू लेबर पेन की। फॉल्स लेबर पेन में जो है इनरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी हेडिंग के साथ। अच्छा, फॉल्स लेबर पेन में जो है ना हमने जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इनरेगुलर होंगी, और ट्रू लेबर पेन्स में जो कॉन्ट्रैक्शन है वो रेगुलर होंगी। रेगुलर इंटरवल्स पे जो है ना वो बार बार आएंगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस आर इनरेगुलर्स एंड मे स्टॉप विद इन रेस्ट एंड कॉन्ट्रैक्शंस बिकम्स मोर फ्रीक्वेंट एंड इंटेंसिव। ट्रू लेबर पेन्स में कॉन्ट्रैक्शन जो है वो फ्रीक्वेंट होंगी और इंटेंसिव होंगी, बहुत शदीद होंगी। अब हम डायलाटेशन की बात करते हैं। फॉल्स लेबर पेन में डायलाटेशन जो है द सर्विक्स डज नॉट डायलेट और इफेस्ट। फॉल्स लेबर पेन में सर्विक्स जो है वो डायलेट नहीं होगी, इफेस्ट नहीं होगी, पतली नहीं होगी, सर्विक्स जो है उसकी ओपनिंग नहीं होगी। ठीक है, और ट्रू लेबर पेन्स में सर्विक्स जो है इफेस्ट होगी और डायलाटेशन उसमें स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा पेन की लोकेशन अगर देखी जाए तो फॉल्स लेबर पेन में जो पेन की लोकेशन है वो पेन इज लेफ्ट इन द एब्डोमेन, एब्डोमेन के लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगी। ठीक है, एंड ट्रू लेबर पेन्स में पेन जो है वो बैक से स्टार्ट होगी एंड रेडिएट टू एब्डोमेन और पेट की तरफ आएगी। ठीक है, फॉल्स में जो है लेफ्ट से स्टार्ट होगी और ट्रू में बैक से स्टार्ट होगी और एब्डोमेन की तरफ आएगी। अंडरस्टूड। इंटेंसिटी की बात की जाए तो फॉल्स लेबर पेन में जो कॉन्ट्रैक्शन है वो लेस इंटेंसिव है और ट्रू लेबर पेन्स में मोर इंटेंसिव है कॉन्ट्रैक्शन। इसके अलावा इसकी ये भी निशानी है कि डिफ़िकल्ट टू वॉक, यानी चलना जो है वो मुश्किल हो जाएगा इसमें ड्यूरिंग ट्रू लेबर पेन्स। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करते हैं स्टेजेस ऑफ नॉर्मल लेबर। इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने डिफाइन करनी है, देन इसकी जो है ना चारों स्टेजेस उसको इस तरह लिखना है आपने, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। ठीक है, वन बाय वन फिर सारी स्टेजेस को जो है ना वो हमने एक्सप्लेन करना है। डिफाइन लेबर वो तो सबसे पहले मैंने आपको करवा दी है। लेबर इज डिफाइंड एज रेगुलर एंड पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन दैट कॉजेज प्रोग्रेसिव डायलाटेशन एंड एफेसमेंट ऑफ सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, फर्स्ट स्टेज को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ट्रू लेबर पेन एंड एंड विद फुल डायलाटेशन ऑफ सर्विक्स। ये ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होगी। ठीक है, फर्स्ट स्टेज ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होगी और एंड कहाँ पे होगी, जब तक फुल डायलाटेशन ऑफ सर्विक्स नहीं हो जाती तब तक ये जो है ना एंड नहीं होगी। इसमें 10 सेंटीमीटर सर्विक्स ओपनिंग होगी और इसकी दो टाइप्स हैं, ये देखेंगे। सबसे पहली टाइप जो है वो है, दो स्टेजेस है इसमें, लैटरल फेस आ जाता है और एक्टिव फेस आ जाता है। ठीक है, लैटरल फेस में क्या हो जाए, लैटरल फेस में 3 to 4 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेटेशन होगी और एक्टिव फेस में 4 to 10 सेंटीमीटर जो है सर्वाइकल डायलेटेशन होगी। सेकेंड स्टेज, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स एंड विद द एक्सपल्शन ऑफ फीटस फ्रॉम बर्थ कैनाल। सेकेंड स्टेज में जो है ना बच्चे की पैदाइश हो जाती है। इसमें इसकी भी आगे जो है ना ड्यूरेशन हम देखेंगे कि सेकेंड स्टेज का मल्टीपारा और प्राइमरी ग्रेविडा में क्या जो है वो टाइम पीरियड या ड्यूरेशन इसका कितना होना चाहिए। बहुत मुश्किल है मेरे लिए लेक्चर देना। अच्छा, सेकेंड स्टेज पे थे, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स एंड विद द एक्सपोर्शन ऑफ फीटस। इसमें बच्चे की डिलीवरी होगी, फीटस एक्सपेल हो जाएगा। ठीक है, ड्यूरेशन प्राइमरी ग्रेविडा में सिर्फ 1 से 2 घंटे हैं और मल्टीपारा में 20 से 30 मिनट का ये ड्यूरेशन होता है। ओके हो गया। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर आफ्टर एक्सप्रेशन ऑफ फीटस, इट एंड विद द एक्सप्रेशन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स। बच्चे की बर्थ के बाद, ठीक है, बच्चे की पैदाइश के बाद प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन, इसकी डिलीवरी को जो है वो हम थर्ड स्टेज बोलते हैं। थर्ड स्टेज में क्या होगा, प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन की डिलीवरी होगी आफ्टर बर्थ। ड्यूरेशन
प्राइमरी ग्राविडा एंड मल्टीपारा में दोनों में जो है ना 15 मिनट का ये जस्ट ड्यूरेशन होता है। 4 स्टेज ऑफ लेबर देख लेते हैं। इट इज़ द स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन एट लीस्ट 1 आवर्स आफ्टर एक्सपल्शन। बच्चे की बर्थ के बाद, प्लेसेंटा की बर्थ के बाद, ठीक है, मेम्ब्रेन की बर्थ के बाद ये स्टेज होती है जिसमें हम पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। तकरीबन 1 घंटा माँ और बच्चे को जो है ना ऑब्जर्व करते हैं। इसको हम 4 स्टेज बोलते हैं। कंक्लूजन्स क्या निकला है जी? फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज जो है ना ये MCQs आपको आ सकता है। प्राइमरी ग्रेविडा में इसका टाइम ड्यूरेशन और मल्टीपारा में, प्राइमरी ग्रेविडा में 13 से 15 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। 13 से 15 घंटे ये आप लिख लें, ये MCQs है। और मल्टीपारा में ये जो ड्यूरेशन होता है फर्स्ट स्टेज का, सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज, ये आप 6 to 8 आवर्स कह सकते हैं कि मल्टीपारा में जो है ना 6 से 8 घंटे के दौरान जो है ना ये तीनों स्टेजेस कंप्लीट हो जाती हैं, सारी जो है ना एक्सपल्शंस हो जाती हैं। देन जो है कॉन्ट्रैक्शंस और रिट्रैक्शन की डिफ़ाइन आई हुई है, इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर की डिफ़ाइन है, ये भी कर लेते हैं। द टाइटनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ यूट्राइन मसल्स इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा जी, यह डायग्राम आप देखें, इसमें जो यूट्राइन मसल्स है ना क्या होंगे, शॉर्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन आना शुरू हो जाएगी। ये आप कॉन्ट्रैक्शन की ये वाली एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। ये डायग्राम, जब कॉन्ट्रैक्शन आती है तो मसल्स शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। रिट्रैक्शन में जो है ना मसल्स लेंथ में, लंबाई में ज़्यादा हो जाते हैं। रिट्रैक्शन इज़ अ फिनोमिना ऑफ यूट्रस इन लेबर इन विच मसल्स फाइबर आर परमानेंटली शॉर्टन। इसमें जो है ना मसल्स फाइबर जो हैं यूट्रस के वो परमानेंटली शॉर्ट हो जाएंगे, जिसको हम रिट्रैक्शन बोलेंगे। कॉन्ट्रैक्शन में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी ये मसल्स जो है ना यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये आप जो है ना इसकी स्ट्रक्चर देखें, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट की हैं मसल्स, ठीक है, मसल शॉर्ट हुए हैं और रिट्रैक्शन में परमानेंटली शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल मसल्स हैं, ठीक है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन जब हुई तो शॉर्ट हो गए मसल्स, ठीक है, थोड़े से शॉर्ट हुए, और रिट्रैक्शन में परमानेंटली जो है ना वो मसल्स शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। शॉर्ट क्वेश्चन है, चलिए जाओ। देर आर 2 मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। 2 मेथड है, कौन कौन से मेथड? एक है सेंट्रल सेपरेशन और एक है मार्जिनल सेपरेशन। अच्छा जी, सेंट्रल सेपरेशन को जो है ना हम शुल्टर्स मेथड भी बोलते हैं। ये MCQs के तौर पे आपने कर लेना है याद। ये डायग्राम भी साथ बनी हुई है। इसमें जो है ना सेंटर से प्लेसेंटा जो है ना सेपरेट होगा, और मार्जिनल सेपरेशन में जो है ना मैथ्यूज, इसको मेथड भी बोलते हैं। इसमें प्लेसेंटा साइड से, मार्जिन से सेपरेट होना शुरू होगा, ठीक है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन शॉर्ट है और ये जो है ना पास पेपर में भी आया हुआ है। अच्छा जी, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर। इसमें जो है ना मेन पॉइंट कौन से हैं मैकेनिज्म में? फिटस इन यूट्रो, डेफिनेशन ऑफ मैकेनिज्म और कार्डिनल मूवमेंट ऑफ नॉर्मल लेबर। कुछ भी जो है ना आपको पेपर में या तो मैकेनिज्म आ जाएगा या जो है कार्डिनल मूवमेंट आ जाएगी। दोनों का मतलब एक ही है, आपने एक ही क्वेश्चन करना है, मैकेनिज्म ही लिखना है। सबसे पहले तो इंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग, एक्सटेंशंस, रेस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल रोटेशन और एक्सपल्शन। ये और ज़्यादा 9 पॉइंट है, ठीक है। मैकेनिज्म में ये 9 हेडिंग्स आपने अच्छे से याद कर लेनी है और ये आपका बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। शॉर्ट करवा देती हूँ कि इंगेजमेंट में जो है ना बेबी का जो हेड है ना, ये डायग्राम भी साथ बनी हुई है। इसमें बेबी का हेड जो है ना, ठीक है, और बोटक्स जो है वो सेटल डाउन हो जाएगी पेल्विक में। पेल्विक में क्या होगा, बेबी का हेड और बॉटम जो है ना बटक्स, ठीक है, थाई वगैरह, ये सेटल डाउन हो जाएगी। डिसेंट में क्या होगा, डिसेंट में थोड़ी सी जो है ना वो मूवमेंट होगी, बेबी थोड़ा सा नीचे पेल्विक की तरफ डाउनवर्ड मूव होगा। फ्लेक्शन में क्या होगा, व्हेन द फीटस ट्रंक मीट इट्स चिन टू इट्स चेस्ट इट इज़ कॉल्ड फ्लेक्शन। अच्छा, ये फ्लेक्शन में जो है ना बेबी की मूवमेंट कैसे होगी, ये जो चिन है ना ये इसके साथ, नेक के साथ जो है वो चेस्ट के साथ, जाहिर सी बात है बेबी इतना जो है ना वो कंजेस्ट होके पड़ा होता है कि ये चिन जो है ना उसके चेस्ट के साथ अटैच होती है, ठीक है। और इसके चिन के साथ जो चेस्ट के साथ जो है ना
इसका ट्रंक जो है वो मीट होगा, जिसको हम फ्लेक्शन बोलेंगे। देन है इंटरनल रोटेशन, द टर्निंग ऑफ हेड ओसिपिट मूव टुवर्ड्स सिम्फिसिस प्यूबिस। अच्छा, सिम्फिसिस प्यूबिस वो पार्ट है जहाँ पे जो है ना एक्सटर्नल जेनिटलिया लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना सिम्फिसिस प्यूबिस, अगर उस तरफ जो है ना बच्चे का हेड ओसिपिट मूव करता है ना तो उसको हम इंटरनल रोटेशन बोलेंगे। ठीक है, ये नोट्स में डायग्राम के साथ बनाई हुई हैं चीज़ें, आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। मेरे लिए लेक्चर देना बहुत मुश्किल है और आपके पास टाइम भी बहुत शॉर्ट है। जिन स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं है वो नोट्स गेट करें और नोट्स के थ्रू 2 माह में अपनी तैयारी करें। मैं डेली आपको लेक्चर नहीं दे सकती, बहुत मुश्किल है मेरे लिए लेक्चर देना। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, क्राउनिंग की बात की, व्हेन द बेबी हेड अपीयर इन द बर्थ कैनाल, बच्चे का जो हेड है वो बर्थ कैनाल में जब शो होता है ना उसको हम क्राउनिंग बोलते हैं। एक्सटेंशन, व्हेन द बेबी हेड बोन इट इज़ कॉल्ड एक्सटेंशन, बच्चे का हेड जो है ना वो डिलीवर हो गया, बोन हो गया है, इसके हम एक्सटेंशन बोलेंगे। रेस्टिट्यूशन, द हेड रोटेट थ्रू 1/8 ऑफ द सर्कल मोशन, इसको हम रेस्टिट्यूशन बोलेंगे। एक्सटर्नल रोटेशन, व्हेन द बेबी हेड रोटेट एंड फेस शो इन मदर थाई, यानी माँ की जो थाई है, ठीक है, वहाँ पे बच्चे का फेस शो हो रहा है, हेड शो हो रहा है, तो उसको हम एक्सटर्नल रोटेशन, यानी बच्चे का जो ना ये सर जो है वो डिलीवर हो गया है। एक्सपल्शन में जो है ना वो बच्चा जो है पुश करेगा थ्रू बर्थ कैनाल। ठीक है, एक्सटर्नल रोटेशन में बच्चे का जो शोल्डर है और जो ये क्या कहते हैं फेस है, हेड वगैरह, ये सारा डिलीवर हो जाएगा और एक्सपल्शन में फुल बेबी जो है वो डिलीवर होगा। मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज, इसमें जो है ना हेडिंग्स आपको करवा देती हूँ क्योंकि अभी मैंने 2 लेक्चर्स और भी देने हैं और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इसमें मेन चीज़ें जो है ना, सबसे पहले तो आपने जब भी कोई भी स्टेज आए ना आपने 3 चीज़ें आपने देखनी हैं। उसके प्रिंसिपल्स, ठीक है, देन उसकी जर्नल केयर है, तीनों स्टेजेस में उसकी जर्नल केयर देखनी है। ठीक है, और हाँ बस ये 3 चीज़ें हैं। प्रिंसिपल में जो है ना फर्स्ट स्टेज को मैनेज करने का जो है ना वो प्रिंसिपल क्या है, उसका मकसद क्या है। स्मूथ डिलीवरी इन द सेकंड स्टेज, इसका मकसद ये है फर्स्ट स्टेज को हम इस तरह केयरफुली जो है मैनेज करते हैं ताकि जो है वो स्मूथ डिलीवरी हो जाए सेकंड स्टेज में। ठीक है, सबसे पहले तो हमने जो है ना वो प्रिवेंट करना है पेशेंट को सेप्सिस से, ठीक है, इन्फेक्शन वगैरह से। जनरल केयर प्रोवाइड करनी है, बाउल केयर, रेस्ट, डाइट, ब्लडर केयर। ठीक है, पेन रिलीफ के लिए हमने क्या देना है उसको, प्रोग्रेस ऑफ लेबर देखनी है, पोजीशन देखनी है, एडवाइस करना है ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज, और फिटल हार्ट रेट जो है वो नोट करनी है। ये सारी चीज़ें फर्स्ट स्टेज में आएंगी। ठीक है, काफ़ी लेंथी लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन जो है ना वो नहीं मैं आपको करवा रही, जस्ट आपको हेडिंग करवाई है। सेकंड स्टेज की मैनेजमेंट भी अब देख लेते हैं। इसमें प्रिंसिपल सबसे पहले ये है कि जो नेचुरल एक्सपल्शंस ऑफ फीटस जो है ना वो स्लोली हो, इसके अलावा पेशेंट इंजरी से प्रिवेंट हो। 2 इसकी जो है ना प्रिंसिपल है। जनरल केयर होगी, प्रिपरेशंस फॉर डिलीवरी, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, पोजीशन देखनी है। ठीक है, इसके अलावा टॉयलेटिंग, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एसेप्टिक्स, ब्लडर केयर, MMR, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, कंडक्शन ऑफ डिलीवरी ऑफ हेड, एपिस्टोमी कैसे करनी है, 7:30 क्लॉक पे जो है ना ऑन राइट एंड 4:30 ऑन लेफ़्ट। ठीक है, ये डायग्राम भी बनी हुई है। इंजेक्शन कौन सा हम लगाते हैं जी एनेस्थीसिया के लिए, लिग्नो के, डिलीवरी ऑफ शोल्डर, डिलीवरी ऑफ ट्रंक। देन हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13 है मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। अच्छा जी, इसका प्रिंसिपल क्या है कि जब पेशेंट को PPH से प्रिवेंट करना, क्या प्रिंसिपल है, मेन प्रिंसिपल इसका एक ही है कि पेशेंट को जो है हमने पोस्टमार्टम हेमरेज से बचाना है। इसमें 2 मेथड हैं, वाचफुल एक्सपेक्टेंसी एंड एक्टिव मैनेजमेंट। वाचफुल एक्सपेक्टेंसी में जो है ना हमने कांस्टेंट वॉच करना है, डोर्सल पोजीशन देखनी है और मदर को कैथराइज करना है, साइन ऑफ प्लेसेंटा सेपरेशन और प्लेसेंटा को किस तरह सेपरेट करना है ये देखना है। एक्टिव मैनेजमेंट में जो है ना हमने थर्ड स्टेज की एक्टिव मैनेजमेंट इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 5 यूनिट एंड इंजेक्शन मेथर्जन 0.5 mg। ठीक है, हम IM या IV जो है वो फॉलोइंग द डिलीवरी ऑफ एंटीरियर शोल्डर, जैसे ही इंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी हुई है ना तो हमने ये लगाना है। समझ आ रही क्या, ऑक्सीटोसिन 5 यूनिट, मेथर्जन 0.5 mg, IM या IV। ये देखें जी स्कीम भी बनाई हुई है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की। ये है वाचफुल एक्सपेक्टेंसी और एक्टिव मैनेजमेंट।
इसमें प्लेसेंटा सेपरेशन किस तरह करें, अगर प्लेसेंटा सेपरेट नहीं हो रहा देन क्या मैनेजमेंट है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारा कुछ जो है ना टेबल एक बना हुआ है, इससे आपको अच्छी जो है ना अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। अच्छा जी, डिलीवरी टेकिंग 2 to 3 minutes, placenta is expelled after the delivery of buttocks, if not then it is delivered by CCT कंट्रोल कोड ट्रैक्शन। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है कि अगर प्लेसेंटा डिलीवर नहीं हो रहा, बार बार अटैम्प्ट के बाद 10-10 मिनट अटैम्प्ट के बाद जो है ना अगर प्लेसेंटा डिलीवर नहीं हो रहा तो क्या करना है हमने, फिर CCT के ज़रिए यानी कंट्रोल कोड ट्रैक्शन के ज़रिए हमने प्लेसेंटा को जो है ना वो रिमूव करना है। If first attempt fail, then repeat it after 2 to 3 minutes. If also fail, then attempt is procedures after 10 minutes. पहले तो हमने 2 से 3 मिनट बाद इस प्रोसीजर को रिपीट करना है। अगर फिर भी प्लेसेंटा रिमूव नहीं हो रहा तो फिर हमने 10 मिनट बाद रिपीट करना है। अगर फिर भी जो है प्लेसेंटा रिमूव नहीं हो रहा तो फिर हमने मैनुअली रिमूव करना है प्लेसेंटा को। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, फर्स्ट ईयर का तो हो गया लेक्चर कंप्लीट। अब सेकंड ईयर वालों को जो है ना मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवाने वाली हूँ। ग्रुप ए के आई थिंक मैंने करवा दिए थे, आज इंशाल्लाह मैं करवाऊँगी ग्रुप बी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और कुछ जो है ना वो मैं आपको कॉन्सेप्ट्स भी दूँगी कुछ क्वेश्चंस के कैसे याद करने हैं। अच्छा जी, हाँ, ग्रुप बी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ना एक्चुअली एक दफ़ा जब आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे ना तो उसको जो है ना आपके लिए दोबारा याद करना आसान होगा, यानी नेक्स्ट पेपर में नेक्स्ट जो है वो प्रीवियस पेपर्स में बार बार चीज़ें रिपीट हो रही होती है तो उसके लिए आपको आसानी हो जाएगी, जल्दी याद हो जाएगा। तो जब भी कोई भी क्वेश्चन याद करें आप उसको एक ही दफ़ा अच्छे तरीके से कर लें ताकि आपको बार बार याद करना ना पड़े। ग्रुप बी में जो है ना एक्चुअली सारे जो है ना फर्स्ट ईयर का ही सिलेबस होता है। इक्लम्शिया, प्री क्लम्शिया हो गया, पोस्ट नेटल केयर, गोनार्थ्रिस, मैटरनल मोर्टेलिटी, स्टारवेशन, डिफाइंस आई हुई हैं 5-10 नंबर की। लेबर की डिफ़ाइन है, डेंजर साइन ऑफ लेबर, डिफ़ाइन MCH एंड इनलिस्ट द इंडिकेटर ऑफ MCH, बार बार ये सवाल आया हुआ है। बीइंग अ लेडी हेल्थ विजिटर्स, व्हाट एडवाइस विल यू गिव एन प्रेग्नेंट लेडी टू प्रिवेंट फ्रॉम एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये भी बार बार सवाल आता है कि रोल ऑफ LHV जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। हर मतलब किसी भी क्वेश्चन किसी भी जो है ना प्रॉब्लम में रोल ऑफ LHV का क्या किरदार होता है। एनीमिया पेशेंट को पोस्टमार्टम हेमरेज LHV क्या करेगी, LHV का क्या किरदार है, ये हमने देखना है। ठीक है, फिर आ जाता है डिफाइन कॉन्ट्रासेप्शंस एंड राइट डाउन द डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्मोनल इंजेक्शंस फॉर कॉन्ट्रासेप्शंस। फैमिली प्लानिंग के सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, ये कोई भी नहीं छोड़ना। एक्सप्लेन ब्रीफली द स्टेप्स टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर के भी मेरे पास जो है ना इसी तरह के नोट्स बने हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के हैं, चैप्टर वाइज ग्रुप वाइज हैंडमेड हैं। जिस तरह मैंने फ़र्स्ट ईयर वालों को करवाया है ना इसी तरह ये सारे क्वेश्चंस मेरे पास लिखे हुए हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है, यानी हमें जितने 2 नंबर की अगर डिफ़ाइन चाहिए तो हमने इतना नहीं करना, उसके लिए अगर हाँ इतना याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके लिए जस्ट आपने डिफ़ाइन करनी है 2 से 3 लाइंस की और एग्जांपल्स वगैरह कर लें तो आपको 2 नंबर जो है ना उसके मिल जाएंगे। अगर आपको यहाँ से जो है वो याद करना मुश्किल हो रहा है तो आप ज़रूर नोट्स लें, नोट्स से तैयारी करें, क्योंकि मेरे पास जो है ना 2 माह में मैं आपको ये सारा कुछ कवर करवा नहीं सकती। सो बेस्ट ऑप्शन यही है कि नोट्स के थ्रू जो है ना MCQ सो आप पास पेपर से कर लें, जहाँ से मर्ज़ी कर लें। मेरे पास भी पास पेपर सारे मौजूद हैं। ठीक है, और प्रीवियस सारे पास पेपर MCQs फिलिंग द ब्लैंक सब कुछ है, लेकिन जहाँ से आपको इजी लगे, जहाँ से आपको समझ आ रही ना वहाँ से आप जो है ना वो करने की कोशिश करें और ज़्यादा लेंथी करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम शॉर्ट है, अपना सिलेबस को जो है ना वो कवर करें। फर्स्ट ईयर का जो है ना CMW उसका मैं करवा रही थी आपको। हाँ, ये पहला जो है वो चैप्टर हो चुका है। फिर आ जाता है हमारे पास
ओके स्टूडेंट्स, CMW और पार्ट 1 का ये जो सब्जेक्टिव पेपर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको करवाने लगी हूँ। बीटा ब्लॉकर्स किसे कहते हैं, डिफ़ाइन करें। डायूरेटिक्स इंसानी नमकियात और पानी को जिस्म के, ठीक है, डायूरेटिक्स की तारीफ़ करनी है, हाइपोथर्मिया की तारीफ़ करनी है, हाइपरमेसिस ग्रेविडम की तारीफ़ करनी है और बैंडल्स रिंग। ये 5 डिफाइंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं मिडवाइफरी कम्युनिटी, मिडवाइफरी के स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, सबसे पहले हम बीटा ब्लॉकर्स की तारीफ़ करते हैं। ये एक ऐसी दवा है जो दिल की धड़कन को कम करती हैं, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स एक ऐसी जो है ना मेडिसिन है जो कि दिल की धड़कन को कम करके शरियानों को खोलती है और दिल पर दबाव को कम करती है। डायूरेटिक्स को क्या होता है, डायूरेटिक्स ऐसी दवाएं होती हैं जो गुर्दे की मदद से जिस्म की इजाफी नमकियात और पानी को खारिज करती हैं। उसको हम डायूरेटिक्स कहते हैं, जो कि हमारे इजाफी नमकियात और पानी को जो है ना वो खारिज करती हैं, ठीक है। ये आमिल पेशाब की मकदार को बढ़ा देता है, जिससे जिस्म में पानी और नमकियात की सतह कम हो जाती है। जब जिस्म से नमकियात ज़ाहिर सी बात है निकल जाएंगे तो जो है ना पानी की कमी हो जाएगी, पानी और नमकियात की सतह हमारे जिस्म में कम हो जाएगी और पेशाब की मकदार जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, हाइपोथर्मिया किसे कहते हैं। हाइपोथर्मिया एक तभी हालत है जिसमें जिस्म का दर्जा हरारत नॉर्मल से कम हो जाता है। हाइपर का मतलब है ज़्यादा हो जाना, जिस्म का दर्जा हरारत ज़्यादा हो जाना, और हाइपो का मतलब है जिस्म का दर्जा हरारत कम हो जाना। हाइपोथर्मिया जहाँ भी आया ना, थर्मिया का मतलब है हीट, हरारत, टेम्परेचर, सही हो गया। यानी 35 डिग्री सेल्सियस 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम, ठीक है। नॉर्मल जो है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और इससे कम अगर हो जाए तो वो क्या है जी, हाइपोथर्मिया। एग्जाम्पल दे सकते हैं, हाइपरमेसिस ग्रेविडम्स हामला औरतों में होने वाली एक शदीद हालत है जिसमें गैर मामूली हद तक कै और मतली होती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, दिल ख़राब होगा, उल्टी आएगी। ये हालत आमतौर पर हमल के पहले 3 महीनों में ज़ाहिर होती है। इसकी वजह से पानी की कमी, वज़न में कमी, जिस्म में ग़िज़ाइयत की कमी हो सकती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 महीने, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं ना, पहले 3 माह में ये जो है ना हाइपरमेसिस ग्रेविडम होता है, ठीक है। अच्छा जी, बैंडल्स रिंग्स इसको कहते हैं। एक गैर मामूली और ख़तरनाक हालत है जो पेचीदा लेबर ज़िचकी के दौरान होती है। यह हालत आम तौर पर इस वक्त होती है जब बच्चे की पैदाइश में रुकावट हो या बच्चा पैदाइशी रास्ते में फंस जाए। अच्छा, ये जो है ना बैंडल्स रिंग, ये एक्चुअली होता क्या है, इसमें बच्चा जो है ना वो ड्यूरिंग डिलीवरी जो है ना बच्चा अटक जाए, ठीक है, फंस जाए, उसको हम क्या कहते हैं जी, ये बैंडल्स रिंग बोलते हैं। इसको हम रिट्रैक्टिव यूट्राइन रिंग भी बोलते हैं। इसमें जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं ना वो कम हो जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो ना बच्चा ज़िचकी के अमल के दौरान जो है वो फंस जाता है, रुकावट होती है बच्चे की पैदाइश में। अच्छा जी, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लेसेंटा की अलैदगी की अलामात बयान करें और मीनोपॉज की अलामात क्या हैं। प्लेसेंटा की अलैदगी की अलामात, सबसे पहले ये अलामत है शदीद पेट में दर्द, अंदामे नहाने से खून बहना, बच्चे की हरकत में कमी, रहम की सख्ती, चक्कर आना, बेहोशी, ठीक है। ये सारी जो है अलामतें वो प्लेसेंटा की अलैदगी की हैं। मीनोपॉज किसको कहते हैं। मीनोपॉज वक्त जब एक औरत की माहवारी का सिलसिला हमेशा के लिए बंद हो जाता है उसको हम मीनोपॉज कहते हैं। पोज का मतलब होता है हमेशा के लिए स्टॉप हो जाना, मीनोपॉज। ये जो है ना अमल तकरीबन 45 से 50 या 55 ईयर्स की उम्र में होता है और इसमें क्या आता है, गर्म या सर्दी की लहरें आना शुरू हो जाती हैं। ये इसकी इलामात हैं। रात को पसीना आता है, नींद में मुश्किलात होती हैं, मूड में तब्दीली हो जाती हैं और जो वजाइनल जो है ना वो खुश्क हो जाती हैं। खुश्क अंदामे नहाने यानी जो वजाइनल जो डिस्चार्ज वगैरह होता है ना वो खुश्क हो जाता है, ठीक है। और जिनसे ख्वाहिश भी कम हो जाती है, थकावट, याददाश्त की कमज़ोरी, बालों और जिल्द की तब्दीलियाँ, वज़न में इजाफ़ा, ये सारी अलामतें क्या हैं जी, मीनोपॉज की हैं। हमल की इब्तिदा पर रूनुमा होने वाली नुमाया तब्दीलियों पर तफसीली नोट लिखें। हार्मोन्स में तब्दीलियाँ, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की सतह में इजाफ़ा हो जाता है। ये हमल की इब्तिदा में होने वाली तब्दीलियाँ, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो हार्मोन्स है ना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, वो उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है।
ACG हार्मोन्स हो गया, जिस्मानी तब्दीलियों में महवारी रुक जाती है, ठीक है। छाती में तब्दीली आती है, मतली और क्या है जिसको हम हाइपरमेसिस ग्रेविडम बोलते हैं। थकावट हो जाती है, पेशाब की मकदार ज़्यादा हो जाती है, मिजाज में तब्दीली आ जाती है, खाने की आदत में तब्दीली आ जाती है, ठीक है। रहम की बढ़ती हुई साइज़, ज़ाहिर सी बात है बच्चा जैसे जैसे ग्रो करेगा वो जो है ना साइज़ इंक्रीज़ होगा रहम का। ब्लड प्रेशर और खून की मकदार में तब्दीली, जल्द की तब्दीलियों में आ जाएगा, चेहरे पर छाइयाँ वगैरह आ जाएंगी, ठीक है। प्रेगनेंसी, ग्लो, कुछ औरतों में जल्द की रंगत में तब्दीलियाँ यानी हाइपर पिगमेंटेशंस, जज्बाती और नफ्सियाती तब्दीलियों में जहनी दबाव, हमल की खुशी और तवक्कुआत, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मंदरजा झेल को वजाहत से बयान करें। लेबर की दूसरी स्टेज के ख़तरात, लेबर की दूसरी स्टेज की शिनाख्त और अलामात, देखभाल, औरत की नाफ के नीचे सख्त और कड़ी हुई यूट्रस, थोड़े से ताज़ा खून का अखराज, यूट्रस की पेशानी नाफ तक होती है और ये सख्त होती है। अच्छा जी, ये हमने जो है ना लेबर की दूसरी स्टेज है इसको अच्छे से करना है। इसके जो कौन कौन से ख़तरात हैं, कौन कौन सी अलामात हैं, ठीक है, इसकी शनाख्त, इसकी देखभाल, सारा कुछ इसमें आएगा। इसमें सबसे पहले तो बच्चे की धड़कन, बच्चे के दिल की धड़कन में गैर मामूली तब्दीली, ये जो है ना ये ख़तरे की अलामत है। मेकोनियम का अखराज भी ख़तरे की अलामत है सेकंड स्टेज में। खून का बहना भी ख़तरे की अलामत है। बच्चे का पैदाइशी रास्ते में फंस जाना, डिस्टोशिया हो जाना, ये भी ख़तरे की अलामत है, ठीक है। लेबर की दूसरी स्टेज की शनाख्त, अलामात और देखभाल। अच्छा, शनाख्त की अलामात हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है दूसरी स्टेज की शनाख्त कब होगी, जब 10 सेंटीमीटर तक सर्विक्स जो है ना डायलेट करेंगे, मुकम्मल डायलेटेशन हो जाएगी, ठीक है। ज़ोर लगाने की ख्वाहिश, बच्चे का नीचे आना, ये दूसरी स्टेज की ये जो है ना क्या है जी शनाख्त है, ठीक है। देखभाल, फौरी जो है ना वो हमने माँ बच्चे की दोनों की मॉनिटरिंग करनी है, हौसला अफजाई करनी है माँ की कि वो पुशअप करे, ठीक है। पोजीशन में तब्दीली, माँ की पोजीशन तब्दील करना ताकि बच्चे के नीचे आने में मदद मिले, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रेशन और आराम, माँ के मुनासिब तौर पर जो है ना हमने हाइड्रेशन देनी है, मैंने वाटर वगैरह इनटेक करे, ठीक है। और आराम का जो है ना उसकी हिदायत देनी है। फौरी तबी इमदाद, औरत की नाफ के नीचे सख्त और कड़ी हुई यूट्रस ने आम तौर पर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस रहम के इनकबाज़ात की निशानदही करती है जो बच्चे के पैदाइश के दौरान और बाद में आम होती हैं। अच्छा, इतना जो है ना डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से ज़्यादा बस हेडिंग कर लें अच्छे तरीके से। ज़िचकी के मराहल के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है, ये जो है ना वो आ गए हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। और देन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो दूध पिलाने से मुतल्लिक दर्जा झेल बयानात में से कौन सा बयान सही नहीं है, ठीक है। ये सारे वो हैं ट्रू एंड फॉल्स हैं, ठीक है। इनके आंसर भी लिखे हुए हैं। क्वेश्चन आंसर हमारे यहाँ तक ही थे, ठीक है। लेबर की दूसरी स्टेज के दौरान ख़तरनाक अलामात और इसकी देखभाल और इसकी जो है ना वो क्या कहते हैं शनाख्त, ख़तरात, और यही हमारा जो है ना लास्ट क्वेश्चन था। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना हम करेंगे नेक्स्ट ईयर का पास्ट पेपर, या आपने फिलिंग द ब्लैंक्स और MCQs वगैरह ख़ुद करने हैं। मैं आपको इंशाल्लाह CMW के स्टूडेंट्स को करवाऊँगी 2019 पेज नंबर 45 से जो है ना हम स्टार्ट करेंगे आइसोलेशंस, हार्मोनल्स मेथड्स, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच।